हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की पुस्तक अतीत से वर्तमान अध्याय 3 तुर्क अफगान शासक भाग 2। तो आइए अध्याय 3 के शेष बचे भाग को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले भूमि लगान प्राप्त करने के तरीके। 13वीं शताब्दी में जब तुर्कों ने भारत में अपना शासन कायम किया, तब उन्होंने भूमि लगान वसूलने की पुरानी व्यवस्था को ही प्रचलित रखा। अंतर केवल इतना ही था कि भूमि की आय पर अधिकार करने वाले लोग बदल गए। पुराने शासक वर्ग जैसे कि राय, राणा, रावत के स्थान पर अब तुर्क शासक वर्ग भूमि की आय प्राप्त करने लगे। इतिहासकार बर्नी हमें बताता है कि खुद मुकद्दम चौधरी, जो कि धनी किसान का वर्ग था, राज्य की ओर से किसानों से भूमि कर अथवा खराज वसूल करते थे। खराज भूमि पर उपजने वाली पैदावार का हिस्सा होता था। ये लोग किसानों से लगान वसूली करके सरकारी कोष में जमा करते थे। इस सेवा के बदले में उन्हें कर का एक हिस्सा मिलता था। सरकारी कर्मचारियों का यह वर्ग स्वयं धनी किसान होते थे, मगर अपनी भूमि पर लगने वाले कर का बोझ वे गरीब किसानों पर डाल देते थे। भूमि कर के अलावा हर एक किसान को गृह कर और पशु कर भी देना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर वसूल करने का अधिकार इनसे छीन लिया और राज्य द्वारा किसानों से कर वसूलने का काम सीधे अधिकारी को दे दिया। उसने दोआब क्षेत्र और खालसा भूमि, जो कि सुल्तान की अधीन भूमि थी, की माप करवाकर उपज का आधा भाग किसानों को भूमि कर के रूप में देने का आदेश दिया। लगान की दर एक समान रखी गई, चाहे वे धनी किसान हो या सामान्य किसान, जिसे कि बलाहर कहते थे। इस प्रकार सुल्तान ने धनी किसानों को नुकसान करके अपनी आय तो बढ़ा ली, परंतु गरीब किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। उनकी स्थिति दयनीय बनी रही, क्योंकि उन पर करों का बोझ बढ़ गया था। मोहम्मद तुगलक ने भूमि लगान की दर उपज का आधा भाग से भी अधिक बढ़ा दिया, साथ ही कुछ नए कर भी लगाए। दूसरे करों, चराई एवं गृह करों को सख्ती से वसूला जाने लगा। इन प्रयासों से किसानों को तबाही का सामना करना पड़ा और वे विद्रोही हो गए। बर्नी की रचना तारीख फिरोज शाही के अनुसार सुल्तान ने सख्ती के साथ राजस्व की मांग की और अनेक प्रकार के अतिरिक्त करों, जिसे कि अबवाब भी कहते थे, कि बहुतायत से दुआब बर्बाद हो गया। हिंदुओं ने अनाज के ढेरों में आग लगाकर जला दिया और अपने घरों से जानवरों को भगा दिया। सुल्तान ने सिकदारों और फौजदारों को आदेश दिया कि पूरे क्षेत्र को उजाड़ दे और लूटमार करे। उन्होंने बहुत से खुद और मुकद्दमों को मार डाला और बहुतों को अंधा कर दिया। जो बच निकले उन्होंने अपने गिरोह बना लिए और जंगलों की ओर भाग गए। पूरा क्षेत्र बर्बाद हो गया। उन्हीं दिनों सुल्तान शिकार खेलने बरन, जो कि आधुनिक बुलंदशहर है, वहाँ गया। उसने आदेश दिया कि बरन के संपूर्ण क्षेत्र को लूटकर उजाड़ दिया जाए। सुल्तान ने कन्नौज से लेकर दलमऊ तक के संपूर्ण क्षेत्र में स्वयं लूटमार की और उजाड़ दिया। जो भी पकड़ा गया मार डाला गया। अधिकांश किसान भाग गए और जंगलों में शरण ली। सुल्तान की सेना ने जंगलों को घेर लिया और जंगल में जो भी मिला उसे मार डाला। तो आइए अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि एक प्रयोगधर्मी शासक था। मोहम्मद तुगलक राजकार्य में नए नए प्रयोग करने वाला सुल्तान था। उस समय के इतिहासकारों ने सुल्तान की कई योजनाओं का विशेष रूप से विवरण दिया, जैसे कि पहला है राजधानी परिवर्तन। सुल्तान ने संभवतः 1327 ईस्वी में देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया और उसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा। उसने दिल्ली के सभी निवासियों को दौलताबाद जाकर रहने का आदेश दिया। सुल्तान ने राजधानी परिवर्तन क्यों किया, इसके बारे में तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आइए अब देखें हैं खुरासन विजय। मोहम्मद तुगलक खुरासन, जो कि ईरान को कहते हैं, को जीतने की योजना बनाई। खुरासन में इला खान मंगोल का शासन था और अबू सैयद वहां का सुल्तान था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक इस देश पर विजय पाने के लिए 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना खड़ी की। उसने ट्रांसऑक्सियाना, जो कि आधुनिक उज्बेकिस्तान है, के चगाताई मंगोल शासक तरमसरीन और मिस्र के सुल्तान से दोस्ती की। परंतु सुल्तान की खुरासन पर विजय पाने की इच्छा सफल नहीं हो सकी, क्योंकि मिस्र के सुल्तान और खुरासन के सुल्तान दोनों दोस्त बन गए। दूसरी ओर तरमसरीन को उसके भाई ने गद्दी से हटा दिया। अब सुल्तान के पास इतनी बड़ी सेना को तनख्वाह देने के लिए खजाने में पैसे नहीं थे, अतः सैनिकों को उनके पद से हटा दिया। अचानक हटाए गए बेरोजगार सैनिकों ने डकैती एवं लूटमार करना आरंभ कर दिया था, तथा वे जनता एवं सरकार दोनों के लिए सिरदर्द बन गए। आइए अब देखते हैं सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन।
मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने के लिए आज की कागजी मुद्रा की तरह सांकेतिक सिक्के चलाए। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन ये सिक्के उस समय के प्रचलित सोने चांदी के न होकर तांबे जैसी सस्तु धातु से बनाए गए थे। लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था, क्योंकि सिक्कों की नकल करना आसान था। लोग नकली सिक्के बनाकर तमाम तरह के करों का भुगतान करने लगे और सोने चांदी के सिक्के को बचाकर अपने घरों में जमा करने लगे। किंतु जब व्यापारियों ने सांकेतिक सिक्के को लेने से इनकार कर दिया, तब सुल्तान को सांकेतिक मुद्रा बंद करनी पड़ी। आइए अब देखते हैं कृषि सुधार। मोहम्मद तुगलक ने कृषि के विस्तार एवं सुधार के लिए योजना बनाई। दीवाने अमीर कोही, जिसे कि कृषि विभाग ही कहते हैं, नामक नया विभाग बनाया, जिसके जिम्मे में 60 वर्ग मील का क्षेत्र सौंपा गया। उसने उस क्षेत्र में कृषि का विस्तार करने की ऐसी योजना बनाई कि थोड़ी सी जमीन भी खाली न पड़ी रहे। सुल्तान का इरादा बंजर भूमि को खेती के तहत लाने का था। किसानों को बीज, हल, बैल खरीदने एवं कुआं खुदवाने के लिए 70 लाख टंका की बड़ी रकम कृषि ऋण के लिए मंजूर किया। परंतु 3 साल तक बंजर भूमि का 1000वां भाग की खेती के लायक नहीं बनाया जा सका। सुल्तान ने जिन अधिकारियों को नियुक्त किया था, वे इस काम को करने के योग्य नहीं थे। अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण सुल्तान के द्वारा मंजूर किए गए कृषि ऋण का शायद ही कोई अंश किसानों को मिल पाया था। अतः किसान भी इस योजना के प्रति उदासीन रहे। आइए अब देखते हैं सल्तनत काल में कृषि उत्पादन। 13वीं-14वीं शताब्दी में भूमि और व्यक्ति का अनुपात बहुत अनुकूल था, अर्थात काफ़ी मात्रा में भूमि उपलब्ध थी और उस पर खेती करने वालों की संख्या कम। किसानों द्वारा बड़ी संख्या में फसलें उगाई जाती थी। ठक्कुर फेरू, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के टकसाल का प्रमुख था, करीब 25 फसलों के नाम गिनाता है। खाने वाली फसलों में वह गेहूं, धान, मोटे अनाज जैसे कि जौ, ज्वार, बाजरा तथा दलहन जैसे कि उड़द, मूंग, मसूर का विवरण देता है। नकदी फसलों में वह गन्ना, कपास तथा तेल प्रदान करने वाली फसलों तिल और अलसी के नाम बताता है। नील के उत्पादन का संकेत इस बात से मिलता है कि ईरान के इलखान शासकों द्वारा अपने देश में नील की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा था, ताकि भारत पर निर्भरता कम हो सके। मोहम्मद बिन तुगलक किसानों को सलाह दिया करता था कि वे अपनी फसलों में सुधार करें और गेहूं की जगह गन्ना और गन्ना की जगह अंगूर बोए। चीनी यात्री माहुआन से बंगाल में रेशम के कीड़े पालने की जानकारी प्राप्त होती है। आइए अब देखते हैं नहरों द्वारा सिंचाई। समकालीन स्रोतों से हमें नहरों द्वारा सिंचाई किए जाने का विवरण मिलता है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा कई नहरें खुदवाने का काम किया गया था। उसने यमुना नदी से हिसार पानी ले जाने के लिए नहरें बनवाई। दोआब में काली नदी से एक नहर खुदवाया, जो दिल्ली के पास यमुना नदी से चलती थी। एक नहर सतलज और घग्गर नदी से निकलवाई। नहरों द्वारा सिंचाई के कारण पूर्वी पंजाब में कृषि का बहुत विस्तार हुआ। भूमि का एक बड़ा भाग, जो लगभग 80 कोस में फैला था, रजवाह और उलुग खानी नामक 2 नहरों से सिंचा जाता था। इससे नहरों के किनारे 52 कृषि बस्तियां बस गई। एक भी गांव उजाड़ नहीं रह पाया और एक गज भूमि भी ऐसी नहीं बची जहां खेती न होती हो। तो आइए अब देखते हैं सल्तनत काल में किसानों का जीवन। सल्तनत काल में आबादी का एक बड़ा भाग किसानों का था, जो गांव में रहता था। एक गांव में लगभग 200 से 300 लोग रहते थे। किसानों द्वारा व्यक्तिगत रूप से खेती का काम किया जाता था। भिन्न भिन्न आकार के भूमि पर किसानों का स्वामित्व था। एक ओर तो बड़े भूमि के भागों के मालिक खुद, मुकद्दम एवं चौधरी थे, जबकि दूसरी ओर भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों का स्वामी बलाहर किसान थे, जो गांव में निम्न कोटि का माना जाता था। किसानों के नीचे भूमिहीन निम्न जातियों का एक समूह रहा होगा, परंतु इनके विषय में कम जानकारी मिलती है। किसान खेती के औजारों के स्वयं मालिक थे। किसानों के पास आमतौर पर एक जोड़ा बैल और हल होता था। साधारण किसान फूस की छप्पड़ वाली मिट्टी के झोपड़ियों में रहते थे, जिन्हें बांसों पर टिकाया जाता था। इनके घर जाड़े, बरसात एवं गर्मी से बचने की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करते थे। वे खाना पकाने एवं खाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। खुद एवं मुकद्दम किसान थे, परंतु ऐसे किसान जो ग्रामीण उच्च वर्ग के दहलीज पर खड़े थे। जब वह संपन्न हुए, तब उन्होंने अपने से ऊंचे लोगों के तौर तरीकों की नकल आरंभ की, जैसे घुड़सवारी करना, अच्छे कपड़े पहनना और पान खाना। संपन्न किसानों के घरों की मुख्य इमारत के चारों तरफ खाली जमीन हुआ करती थी। बरामदे के साथ एक से अधिक कमरे, आंगन चबूतरा होता था। दीवार चित्रकारी से सजी होती थी। उनके रहने के स्थान के चारों तरफ सब्जी, फूल और फल का बगीचा हुआ करता था। तो आइए अंत में देखते हैं हमने क्या सीखा। तो पहला है, दिल्ली की स्थापना तोमर राजपूत राजवंश के काल में हुई।
दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी के समय में गुलाम मालिक काफूर ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। तीसरा है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की थी। चौथा है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। पांचवा देखते हैं, जोड़े बनाइए। तो सबसे पहले प्रारंभिक तुर्क वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश जलालुद्दीन, तुगलक वंश गयासुद्दीन, सैयद वंश खिज्र खां, लोदी वंश बहलोल। छठा है लगभग 300 वर्षों तक 5 राजवंशों के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। सातवां है अक्ता के अधिकारी को मुक्ति कहते थे। आठवां है चौधरी लगभग 100 गांव का प्रधान होता था। नौवां है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की। और 10वां है 1327 ईस्वी में देवगिरी को राजधानी बनाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने उसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।